गुड मॉर्निंग डियर्स। आज फिर हम लोग करने वाले हैं आज का हिंदी का 20 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पानी पीकर जात पूछना, इसका क्या अर्थ है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। तो ये है मुहावरा, और इस मुहावरे का जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि भाई जब काम निकल जाए, काम निकलने के बाद सोचना कि भाई ये जात कौन सी है ना। तो यही पूछ के मुहावरा है, पानी पीकर जात पूछना। तो सही उत्तर हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। अगला प्रश्न, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6 या 8? यदि आपने उत्तर चुना ऑप्शन नंबर ए यानी 2, तो बिल्कुल सही जवाब है। वाक्य दो प्रकार के जो है कि वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर है। और रचना के आधार पर होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एक बात और इसमें ऐड करने वाला हूँ। वाक्य जो है दो आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अब यहीं से हम कनेक्ट करेंगे शब्द को। शब्द हालांकि 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी रचना और अर्थ होता है। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 ही होते हैं, लेकिन जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो 4 होते हैं, है ना। शब्द रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 4, लेकिन वाक्य जो होगा वो रचना के आधार पर 3 लेकिन अर्थ के आधार पर 8 हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। वाक्य जो है रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो आप कहते हैं सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है। अब इसमें हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि संयुक्त को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप देख लीजिए और, या, किंतु, अतः, ये 4 या इसके चारों के पर्यायवाची अगर आते हैं तो ये हो जाता है संयुक्त। बाकी सब मिश्र में चले जाएंगे और सरल आप आसानी से पहचान ही सकते हैं। बाकी जो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, इसमें वही आते हैं निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक हैं और आज्ञावाचक। इस प्रकार के संकेत सूचक, ये जो सारे वाक्य हैं ये सारे के सारे अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए, यानी आई वाज ओवरजॉयड जो लिखा हुआ है इसका शुद्ध हिंदी मतलब क्या होगा? मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, या मेरी खुशी ज़्यादा थी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वाज ओवरजॉयड, जॉयड का मतलब प्रसन्न होना, तो ओवरजॉयड का मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, या मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, ये होगा तो सही होगा, या फिर मेरा दिल बाग बाग हो गया, भाव वही दे रहा है। यहाँ पे गार्डन गार्डन नहीं होगा। गार्डन गार्डन जो है कि लिखना वो शुद्ध अंग्रेजी के ग्रामर के खिलाफ है। तो यहाँ पे ओवरजॉयड लिखा हुआ है, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाधन वन, पौधन आवन, पौधन अन, या फिर पोधन अन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, हो जाएगा पौधन अन पावन। अब ये पावन का संधि विच्छेद तो हो गया, लेकिन पावन ये निकला कहाँ से? तो आपने कहा देखिए संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, और जो विसर्ग होता है और व्यंजन होता है इसमें नियम चलते हैं, जबकि जो स्वर होता है इसमें भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि। तो 5वां जो भेद है अयादि, उसी अयादि संधि से, अयादि संधि का ही उदाहरण है आपका पावन। इसमें यह कहा जाता है कि ए धन अ बराबर अय होता है, ए धन अ बराबर अय, और अय धन अ जब आता है तो आय हो जाता है, क्या हो जाता है? आय हो जाता है। उसी प्रकार से ओ धन अ, ओ धन अ होगा तो अव, और अ धन अ होगा तो आव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पाव, पावन में पाव आव है, तो आव है तो औ धन अ लगेगा, औ धन अ लगेगा, और आपने कहा पौधन अन, यानी औ धन अ
आव हो जाएगा और प में आव जगह तो पाव और न लगा हुआ है पावन, तो ये हो जाएगा अयादि संधि का उदाहरण पावन। अब जैसे अयादि संधि का और भी एग्जाम्पल, जैसे पवन अगर कहें हम तो पवन को आप कहिएगा कि ये जो है कि अब है ना, तो ये पोधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोधन अन। हमने कहा नयन क्या हो जाएगा भाई? तो आपने कहा नय यानी अय आया है तो ने धन अन, ये नयन हो जाएगा। आपने कहा नायिका का क्या होगा? तो आपने कहा कि भाई नायिका का मतलब आय आया है ना, तो नय होगा। आय आया है तो नय होगा, और धन नायिका है तो यहाँ इका लगा दीजिए, नायिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है अयादि संधि। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए। गंगाजल, वे बुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा सा सही है, बाकी सब गलत है। आपने कहा भाई सब तो हमको सही लग रहे हैं, बेबुनियाद को छोड़ के यहाँ बेबुनियाद होना चाहिए, बेबुनियाद लिख दिया है। हमने कहा भाई ये चौपाया भी गलत है, गंगाजल भी गलत है, क्योंकि चौपाया के बीच में ये जो योजक चिन्ह लगाया हुआ है ये नहीं लगना चाहिए, और गंगाजल में भी सेम बात यही है, ये नहीं लगना चाहिए। जबकि बड़ा सा, बड़ी सी ऐसे जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया आता है। अच्छा, योजक चिन्ह की बात आ गई तो योजक चिन्ह बताइए जरा से। विराम चिन्हों की संख्या कुल कामता प्रसाद गुरुजी ने कितने मानी है? तो आपने कहा कुल 20 माना हुआ। ये योजक चिन्ह होता है। इसी योजक चिन्ह के पहले ऐसे लगा दें तो ये हो जाता है निर्देशक चिन्ह। क्या हो जाता है? निर्देशक। और इसी को अगर इसके नीचे लिखते हैं तो इसको हम जो है कि पाद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद चिन्ह कहते हैं, या रेखिका चिन्ह भी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आपने बिल्कुल सही जवाब चुना है। पानी बरस रहा है ये अकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों सकर्मक है। अब देखिए, अकर्मक सकर्मक को पहचानने का तरीका परीक्षा में बहुत ध्यान समझिएगा। आपको 2 प्रश्न पूछने हैं, क्या, किसको। ठीक है, इन दोनों में से किसी का उत्तर आपको मिल जाता है तो वो सकर्मक है, अन्यथा वो अकर्मक है। जैसे मैंने कहा राम मोहन को रुला रहा है, तो आपने पूछा राम किसको रुला रहा है, तो जवाब आपको मिल गया ना, मोहन को रुला रहा है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है, तो आपने कहा निबंध लिखता है, जवाब मिल गया ना, तो सकर्मक क्रिया है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो आपने कहा मैं क्या पिसवाता हूँ, तो जवाब मिल गया गेहूँ पिसवाता हूँ, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। अब पानी क्या बरस रहा है, अब आपने कहा भाई यहाँ पे जवाब नहीं मिल पा रहा है, पानी क्या बरस रहा है, पानी किसको बरस रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब आप ये भी कह सकते हैं सर क्या बरस रहा है पूछेंगे तो कहेंगे पानी बरस रहा है, लेकिन बात को समझिएगा आप। जैसे यहाँ पर राम मोहन को रुला रहा है तो यहाँ आप कह रहे हैं कर्ता किसको रुला रहा है, कर्ता क्या लिखता है, कर्ता क्या पिसवाता हूँ। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई कर्ता होना चाहिए ना, तो पानी हो गया कर्ता, सही है, पानी कर्ता हो गया, कर्ता के बाद कर्म कहाँ है, इसीलिए क्या होता है ये अकर्मक क्रिया। जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो पक्षी जो है कि पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी क्या उड़ते हैं, जवाब नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये अकर्मक क्रिया हो जाता है। चलिए, आपसे पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो आप कहते हैं धातु होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष तो बिल्कुल सही जवाब है। मुझे जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम की चर्चा कर लेते हैं तो सर्वनाम होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। उसी का पहला पार्ट जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें 3 भेद होते हैं। वही 3 भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब मैं जो बोल रहा है, तो मैं, हम, मुझे, मुझको, ये सारे जितने हैं ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत जाएंगे, और तुम से रिलेटेड जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत जाएंगे, और अन्य पुरुष जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह, उसको, वे, उनके, है ना, ये सारे के सारे अन्य पुरुष के अंतर्गत चले जाएंगे। तो पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक का मतलब होता है कोई कुछ
चौथा हो जाता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पे आ जाए प्रश्नवाचक हो जाएगा वो। इसके बाद जो है कि संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब होता है कि भाई किसका किससे संबंधित, यह गाय मेरी है ना, यह किसका भैंस है, तो यह किसकी भैंस है, तो आपने कहा संबंधवाचक हो जाता है। और अंतिम है निजवाचक। निजवाचक मतलब जहाँ पे आप अपने आप, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यह काम मैं खुद कर लूँगा, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, ठीक है। तो जब अपने पे जो है कि किसी शब्द से जोड़ डाला आता है तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम होते हैं 6। भेद बहुत जरूरी है वरना भेद खुल जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपको पहले ही प्रश्न में हमने इस बात को आगाह किया था कि अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर वाक्य बहुत जरूरी है। तो रचना के आधार पर शब्द और वाक्य तो एक ही होते हैं 3, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 होते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब शब्द की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। शब्द देखिए 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो होता है वो इतिहास के आधार पर, ठीक है, वो इतिहास के आधार पर। दूसरा जो होता है वो रचना के आधार पर। तीसरा जो होता है वो हो जाता है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब जो इतिहास के आधार पर है, इतिहास के आधार पर अर्थ होते हैं, शब्द होते हैं 5। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। और रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 जो होते हैं विकारी होते हैं और अंतिम के 4 अविकारी होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये कौन होते हैं, अविकारी होते हैं। तो वही विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर होते हैं। और अर्थ के आधार पर होते हैं 4। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगला प्रश्न, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो आपने कहा लालटेन शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी यानी विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। चूँकि जो है लालटेन जो है वास्तविक जो उसका शब्द है वो है लैंटर्न, ठीक है। लैंटर्न शब्द से धीरे धीरे टूटते टूटते हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगा लालटेन, ठीक है। तो जो भी शब्द किसी दूसरे भाषा से आया हुआ हो उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। किसी दूसरे भाषा का शब्द हो लेकिन हिंदी में उसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा हो उसको हम कहते हैं कि वो विदेशी शब्द होता है। अगला प्रश्न, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी विसर्ग तो बिल्कुल सही जवाब है। यशोदा में ओ की मात्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि भाई हो सकता है ये गुण संधि हो, लेकिन नहीं। यशोदा में प्रयुक्त संधि जो है वो है विसर्ग संधि। वो क्यों है भाई, क्योंकि नियम कहते हैं कि भाई यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद जो है, विसर्ग के बाद यदि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आता है तो ये जो विसर्ग है उसका ओ हो जाता है और आपने कहा यही हो जाता है यशोदा, है ना। ये विसर्ग संधि का नियम कहता है। और ऐसे जैसे हम यशोधरा भी कहेंगे तो यशः धनधरा, मनोरथ, मनः धनरथ, मनोनुकूल, मनः धन अनुकूल, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि का एक विसर्ग संधि का एक नियम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक तो बिल्कुल सही जवाब चुना है, अधिकरण कारक। आपने कहा अधिकरण का जो विभक्ति होता है वो में पर होता है और यहाँ देखिए कुर्सी पर है तो इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। कारक कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ठीक है। तो ये 8 कारक होते हैं, इनको बखूबी याद कर लें और प्रयोग में लाएं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज तो बिल्कुल सही जवाब है। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं को जो धारण करता हो अर्थात भगवान विष्णु।
बहुव्रीहि समास का नियम कहता है भाई कि दोनों पद जो जो है कि प्रथम पद और उत्तम पद दोनों के दोनों अप्रधान हो, किसी और अर्थ को दर्शाते हों। चतुर्भुज जैसे दशानन वो रावण को दर्शाते हैं, पीताम्बर वो विष्णु जी को दर्शाते हैं, और लंबोदर वो गणेश जी को दर्शाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो चतुर्भुज है वो विष्णु जी को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब समास कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, इसके बाद कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, और इसके बाद अंतिम जो हो जाता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। अच्छा, चरण कमल जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, चरण कमल क्या है भाई? चरण के समान कमल, जब के समान है जो इस प्रकार का जो है अर्थ निकले तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। करोड़पति में करोड़ अव्यय है, यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पंचवटी में पंच लगा हुआ है, शुरुआत में जब संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ हो तो आप कहते हैं वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बहुव्रीहि दिया हुआ है ये भी बहुत विशेष रूप से है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। वर्तनी में बहुत पूछा आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का जो है कि वर्तनी शुद्ध वर्तनी क्या होगा? जनरली लोग बहुव्रीहि बोलते हैं। बहुव्रीहि मतलब ह में बड़ी एक मात्रा, जबकि सही है कि जो है कि बहुव्रीहि बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए व है, यहाँ पे देखिए ह है, ठीक है ना, और ह पे छोटी एक मात्रा है, ठीक है। ये वर्तनी बहुत विशेष है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तत्सम तो बिल्कुल सही जवाब है। अब ध्यान समझिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तत्सम का मतलब संस्कृत वाला और तद्भव का मतलब हिंदी वाला, ठीक है। और तत्सम के कुछ आपको ट्रिक भी बताए थे, जो ट्रिक अभी फिलहाल यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द ये तिलक कैसे हो गया? तो आपने कहा है जो भी शब्द आपके संधि में प्रयोग में आते हैं वो सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे तिलकोत्सव, बताइए ये जो है कि संधि में प्रयोग होता है कि नहीं? तिलक धन उत्सव, तिलकोत्सव, तो तिलक जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। तद्भव आप जानते हैं हिंदी वाला, और देशज का मतलब जो आम जन मानस में क्षेत्रों में जो है कि वो न तो किसी हिंदी से होते हैं न तो किसी अन्य भाषा से शब्द होते हैं, वो क्षेत्रीय आधार पर जो है कि उत्पन्न हो जाते हैं। खटिया, घड़घड़ाना, फड़फड़ाना, है ना। तो ये सब जो है कि देश शब्द के अंतर्गत आते हैं। जो संकर होता है, संकर का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो शब्दों से दो भाषाओं के शब्दों का जब मेल हो जाता है तो उसको हम संकर, जैसे रेलगाड़ी, रेल है अंग्रेजी, गाड़ी है हिंदी, ठीक है, तो ये हो जाता है संकर शब्द, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अनुभवहीन व्यक्ति तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। मैं बार बार फिर से कहता हूँ कि पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब के सब प्रैक्टिस की बातें हैं। प्रैक्टिस जरूर रखिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना पॉलिश होते जाइएगा। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्नमति, इसका अर्थ क्या होता है? उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, या फिर जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि आपने कोई बात कहा, वो तुरंत उसका तपाक से उत्तर दे जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं भाई बड़ा प्रत्युत्पन्नमति आदमी है। तो आपने कहा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे देता है उसी को हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न कह रहा है, हड़ौती बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी। देखिए, राजस्थानी जो उपभाषा है उनके भी 4 भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो जो हड़ौती है वो हड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है। चलिए बात कर लेते हैं बोलियों की। तो हम बताते हैं आपको कि देखिए बोलियां उपभाषाओं से निकली हुई हैं। उपभाषाएं जो है होती हैं 5। उपभाषाएं 5 कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है पूर्वी, दूसरी होती है पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी। अब उत्तरी दक्षिणी मत सोच लीजिएगा, उत्तरी दक्षिणी नहीं होता है, पूर्वी पश्चिमी। और इसके बाद तीसरी जो होती है वो होती है बिहारी, वो होती है बिहारी। और चौथी होती है राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। और पांचवी जो होती है, पांचवी होती है पहाड़ी।
ये 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं से कुल 18 बोलियां निकली हुई हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे उपभाषाएं कितने, तो आप बताएंगे 5, और बोलियां कितने, तो आप बताएंगे 18। पूर्वी बोली में 3 है, ध्यान रखिएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर से बोलिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में क्या होता है, पश्चिमी में आपके कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, हरियाणवी, ये सारे के सारे पश्चिमी बोली के अंतर्गत आते हैं। बिहारी में कौन कौन आता है भाई, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। राजस्थानी में मेवाड़ी, जो है कि मेवाती, मारवाड़ी, हाँ, ढुढ़ारी, हड़ौती, ये सारे के सारे जो बोलियां होती हैं वो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही पहाड़ी हिंदी है गढ़वाली, कुमाऊनी, है ना, ये सारी जो बोलियां होती हैं वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, उपभाषा बोले तो 5, उपभाषा बोले तो 5, और इसके बाद जो बोलियां बोले तो 18, इतनी बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो आपने कहा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो था वो था मंगलसूत्र। कौन सा था भाई, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का जो है नाम जो था मंगलसूत्र था। अब आगे बात करते हैं भाई कि इनके जो है कि और कौन कौन से रचनाएं हैं। तो ये जो गबन है ना, गबन भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, सेवा सदन भी इन्हीं की रचना है, रंगभूमि भी इन्हीं की रचना है। मतलब ये चारों के चारों जो रचनाएं हैं ये इन्हीं की हैं। बशर्ते इन्होंने पूछा हमसे अधूरा उपन्यास कौन सा था, तो अधूरे उपन्यास वाला सवाल बहुत बार पूछता है, एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए। मंगलसूत्र, अधूरे उपन्यास का नाम कौन सा था, मंगलसूत्र। इनके और जो है वो गबन, रंगभूमि, सेवा सदन है ही है, प्रेम आश्रय, कायाकल्प, निर्मला, है ना, गोदान, ये सारे के सारे, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारे के सारे जो है ये प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों के या रचनाओं के नाम हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध वाक्य चुनिए। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, 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 यानी केवल विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि दी गई है। तो आपने कहा चलो हम बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो एक पहले और दूसरे में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक अंतर दिख रहा है, इस है में बिंदी है, इस है में बिंदी नहीं है। अच्छा, एक बात तो आप जानते हैं कि जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब भी किसी को सम्मान देना होता है तो आप उसको बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो, दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया भाई, आप कह रहे हैं और यहाँ बहुवचन नहीं बना रहे हैं, तो पहले गलत हो गया। अब जो है तीसरा और चौथा पहला देखते हैं। तो देखिए अब सब कुछ वही है, सब में बिंदी लगा हुआ है, सबसे समान है, बस पंक्चुएशन की गलती है। तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो पहले तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। इसके बाद ए और डी है ना, देखते हैं। अब ए और डी में जो उत्तर सही होगा, आप जो है कि बहुत ध्यान समझिएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। अब जब हम आप से ही आपसे पूछेंगे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसका मतलब हम कंफर्म नहीं है, आपसे जवाब चाहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब हम उत्तर चाहते हैं, और जब उत्तर चाहते हैं तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। जब आप डाउट में होते हैं और अगले व्यक्ति से ही पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पे आप डाउट में रहते हैं, यानी पूछ रहे होते हैं कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, आप शायद घर जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। भले आपने क्या, किसको, कैसे ये नहीं लगाया, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका भाव प्रश्न का ही है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यह है अंतिम प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जब आप उत्तर देते हैं तो केवल ABCD देते हैं गुरु, ABCD से काम नहीं चलने वाला है। आप जब उत्तर दिया करें तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन जरूर लिखा किया करें कि हाँ भाई अघोष वर्ण इसमें से ये है, और अघोष वर्ण का मतलब क्या होता है, सघोष वर्ण का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं तो आपके दिमाग में पूर्णतः फीड हो जाता है। यह आपके लिए भी लाभकारी है और अन्य जो पढ़ेंगे उनके लिए भी लाभकारी है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।